दिल ने फिर याद किया। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं एक बार फिर से आपके चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज दिल ने फिर याद किया में माहौल सुरीला होगा। तू जो मेरे सुर में। जिन शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाली हूँ, जिनके साथ थोड़ी बीती यादें ताज़ा होंगी, वो आज भी हमारे जहनों में रची बसी है। मैंने देखा जो सांवरे। हिंदुस्तानी सिनेमा की वो आवाज़ जिन्होंने 5000 से जायद गाने गाए हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। शी इज हमारी इंडस्ट्री की हेमलता जी, आपका स्वागत है। खैर मकदम हमारे शो। नमस्ते। बहुत ही प्यारी आवाज़ है आप। जितनी जज्बाती आप हैं वैसे आप गायकी के साथ भी जज्बाती रही है बचपन से ही। जब आपने बहुत कम उम्र में गायकी में कदम रखा था, घर में माहौल वैसा नहीं था, ब्राह्मण ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, वो भी राजस्थान की एक फैमिली, कट्टर फैमिली, जिनके यहाँ आप तस्वर ही नहीं कर सकते थे गाना बजाने का। तो ऐसे में आपको वहाँ से निकलना था, कई मरहलों से गुजरना था, फाइनली अपनी एक पहचान बनानी थी जिसे आपने मुकम्मल कर दिया, जिस सपने को आपने मुकम्मल कर दिया। शुरुआत में आपने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए हैं बचपन में ही, 7 साल की उम्र में। आपको तो बहुत कुछ मालूम है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। आपको वाइट कलर तो बहुत पसंद है, वाइट कलर की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रही है और जहन में हमेशा यही था कि एक तो शादी नहीं करनी, दूसरा बड़ा दिखने के लिए आपको वाइट साड़ी भी पहननी पड़ेगी। और वाइट साड़ी इसीलिए आप पहनेगी ताकि जो सरस्वती देवी है वो जो है वो नाराज आपसे ना हो। क्वेश्चन ये है कि दिमाग में क्या था, घर वाले नहीं मान रहे हैं कि फिल्मों में आना है या गाना गाना है, ये उसके पीछे सारी कहानी चाल चली थी आपने, या फिर कुछ और जहन में था कि क्या किया जाए ताकि घर वाले मान जाए कि मैं एज अ गायक एस्टैब्लिश कर पाऊँ अपने आप को? घर में तो संगीत था, लेकिन हमारे लिए नहीं था, लड़कियों के लिए। जैसे कि आपको पता है, हमें जो खिंचाव था, जो हमें सुनने को मिलता था, और जिसने मुझे बांधा, खींचा और बिल्कुल मेस्मराइज किया, वो रेडियो सिलोन और विविध भारती। और वहाँ एक आवाज़ जिसको मैं क्या सारी दुनिया कहती थी कि ये तो साक्षात माँ सरस्वती है। लता जी। अर्ली 60s तक ये नहीं पता था कि लता जी दिखती कैसी हैं। खाली सुनते थे कि वो सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, वो तो साक्षात सरस्वती का रूप है, ये है वो। तो वो मेरे छोटे से जहन में ये बातें, हाँ, ये और मैं उनकी, मतलब एक होता है फ़ैन, एक होता है फैनेटिक फ़ैन, एक होता है पागल फ़ैन, लेकिन एक होता है भक्त। भक्त रही उनकी, तो उनकी भक्त, क्योंकि इस हिसाब से तो वो उस जरिए जो फिल्म का संगीत मेरे अंदर रचा बसा, वो मैं छुप छुप के गाती थी। और क्योंकि हम बंगाल में बड़े हुए, कलकत्ता में, तो मेरे जो गुरु भाई लोग थे उसमें आदरणीय गोपाल लाल मल्लिक मेरे पिताजी के पट्टे शिष्य थे। एक बहुत बड़े फिल्म का कॉन्सर्ट था बहुत बड़ा, जहाँ दीदी का प्रोग्राम था, लता दीदी का। तो हाँ, तो उन्होंने कुछ सुर लगा के एक गाना मेरा रखवा दिया। बेबी लता के नाम से आप कॉन्सर्ट में गई और बहुत छोटी थी, 7 साल की उम्र की आप थी। एक गाना गाने के लिए चांस मिला जी, और पब्लिक ने 12 गाने गवा दिए, जो कि विदाउट रिहर्सल थे, एकदम एक्सटेम्पर। हाँ, तब आपको पता था कि लता जी आने वाली है यहाँ? आप तो छोटी थी, 7 साल की थी। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो गोद में लेके उन्होंने उतारा था और चढ़ाया था। वो गोपाल दादा मेमोरीज होंगी ना आपके ज़हन में? हाँ, नहीं, वो जितने भी जो वॉलंटियर्स थे और जो प्रोमोटर्स थे, उन्होंने गोपाल दा के पाँव पकड़ लिए कि दीदी ऐसे कैसे, दीदी आ जाएगी, वो आने वाली है, तो क्या होगा? नहीं, पहुंच चुकी हैं कार पे और पहुंच के वो आ रही हैं, प्लीज़ कुछ मैनेज कीजिए। और पब्लिक छोड़ने को तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कि माइक में कहा कि दीदी ऐसे कैसे, आप लोग शांत रहिए और हम बेबी लता को फिर से लाएंगे।
और वो प्रोग्राम मेरे गुरु भाइयों ने इसलिए रखा था कि मैं जो चोरी चोरी गाती थी, मेरे डैडी के सामने मुझे लाना है। चल चला चल अकेला चल चला चल अकेला चल चला चल अकेला चल चला चल। आपके अराउंड अच्छे पॉजिटिव लोग थे जिन्होंने आपको अरे वो प्रोत्साहित तो किया और इसी वजह से बंगाल उस वक्त, शायद आज भी होगा, आज भी है, बंगाल ऐसी जगह थी जहाँ हुनरबाज रहते हैं कि मुझ कलाकारों की जैसी पहचान। काली कलूटी भी एक रविंद्र संगीत गा ले हर एक घर में संगीत है ही। तो अच्छा हैंडसम लड़का उसे पसंद कर लेता था, या लंबे बाल हो, अरे बाबा की सुंदर, वो पास हो जाएगी, हाँ, शादी हो जाती थी। जी मतलब सोचो कला से कितना प्रेम है वहाँ के लोगों को। हाँ, और कहाँ हमारा राजस्थान, जी घूंघट में ही रखना है, आपके ज़माने में तो ज़्यादा था। 1.5 गज के घूंघट में गुड़िया से बुढ़िया, सही। हाँ, दुल्हन बन के आती थी और दादी परदादी पोती और पोती के बच्चे हो जाते थे, तब घूंघट जाकर यहाँ आता था। जी अब सोचिए इस माहौल में रहकर भी आपने कोशिश कैसे की, या अपने अराउंड जो भी आपके लोग थे उन्होंने आपकी इसमें हेल्प की। दरअसल आपके अंदर जो बात थी, जो अंदर आपका सपना था, आपका हुनर था जिसे आप बाहर निकालना चाहते थे, वो तो खुद ब खुद रास्ते खुल जाते थे। लेकिन लगन आपकी थी, मेहनत आपकी थी कि आपको कहीं ना कहीं सामने आना है, लता जी की तरह छा जाना है लोगों के दिलों पर। शायद वही छाने वाने का तो सोचा भी नहीं था। होता चला गया। नहीं, जिस दौर पे मैंने यहाँ आने का सपना देखा था, मेरे ख्याल से उस वक्त लता ताई, जिनको मैं अपने दिल से माई कहती हूँ, जी माँ मतलब वो जो जिसके हाथ में वीणा है, पुस्तक है, माला है, जो कमल पे बैठती है, वो माँ, सरस्वती माँ। हाँ, तो उनको माई बोलती हूँ, वो भी बोलती हैं हाँ हाँ, बोल क्या है, कैसी है, ठीक है, इतना कह दिया तो मतलब मैं बहुत डन हो गई। उनके साथ मौका मिला आपको फिर पहला गाना गाने का? सुना है बहुत गूज बम्स आए थे, आपको लग रहा था अटैक आने वाला है, उनके साथ गाना है। आप की उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, कैसे मिले? क्या उसी रिकॉर्डिंग के दौरान मिले थे आप? सेट पे। कैसे मिला वो गाना जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ? बहुत सारे महबूब की हैं। मेहंदी। महबूब की मेहंदी। मेरे तो मतलब हाथ पाँव ठंडे हो गए थे, नर्वस ब्रेकडाउन था और रात को बुखार था 103 डिग्री। इस डर से कि मैं सामने खड़ी कैसे होंगी, और आप यकीन नहीं करेंगी, आज तक मैंने उनके फेस की तरफ देखा नहीं, गौर से नहीं देखा। मैंने जब भी देखा उनके पाँव को ही देखा है, मतलब, और इतना प्यार करती हूँ उनको, काश मैं बता सकती, क्योंकि वो है ही ऐसी। महबूब की मेहंदी हाथों में, रातों में। रिकॉर्डिंग की हम बात कर रहे थे कि जब आपने पहली बार उन्हें देखा तो सिचुएशन कैसी थी, और जब आपको पता चला आप लता जी के साथ डुएट गा रही हैं, सो वो मंजर ही कुछ और रहा होगा। माइक पर आई, उसके बाद सब ठीक हो गया। कैसे हो गया पता नहीं। उन्होंने क्या कहा, कुछ कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिया आपको? मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रखे, फिर गाना हुआ, गाना गाया, तो पूछा ऐसे ही प्यार से, तो मेरा हाथ देखा था हाँ। कि ज़रा हाथ बताना, माय गॉड बहुत अच्छा खासा हाथ देख लेती। तो देखा और कहा कि तुम्हारे हाथ में बहुत पैसे हैं, मतलब बहुत धन है। तो नहीं, वो कोई और गाना था, क्योंकि उषा दीदी थी उसमें, उषा मंगेशकर जी, वो गाना ट्रायो था। तो उन्होंने कहा उषा इकडे यहाँ बगा बग करके, उन्होंने कहा कि, तो फिर कहा कि तुम्हारा नाम हेमलता ही है, या मैंने कहा हेमा था। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, अपने सिस्टर की तरफ, और फिर तुम्हारे हाथ में पैसे बहुत है। मैंने कहा दीदी कुछ नाम वाम भी है क्या? हाँ, तो उन्होंने जे हाँ, लता जी की तरह नाम होना चाहिए। मैंने कुछ थोड़ा बहुत नाम वाम भी है क्या आपने? तो माय गॉड, वो उनकी
उनकी नज़र मैं भूल नहीं सकती, ऐसे करके देख के कहा वो तो करने से होता है। And she मेहनत was करो तो right. तभी होगा। या She was right. बिल्कुल she was right। आपने मेहनत भी तो खूब की उसके बाद। तो जब भी ऐसा वक्त आया कि डिप्रेशन हो रही है, तो तानपुरा घर में दूसरे दिन सुबह, चाहे रात भर रोई हूँ, लेकिन दूसरे दिन तानपुरा लेकर और साधो प्रथम सुरसा और अपनी संगीत साधना में बैठ जाती थी। आपने कभी अपने आप को डिप्रेस नहीं होने दिया? जैसे कि इतने गाने आपने गाए, इतनी फिल्में आपने की, और बीच बीच में कहीं लूप होल्स भी होते हैं। कभी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, कोई गाना मिलने वाला होता है तो वो गाना बाद में होता नहीं है। कोई ऐसा गाने की आप ख्वाहिश जताती हैं तो बाद में आपके हिसाब से नहीं होता। जैसे आपने कहा डिप्रेशन का शिकार कभी कभार हुआ करती थी, तो तानपुरा लेकर सीधे साधे शब्दों में बताऊं, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स का शिकार हो गई ना। कलाकार को चाहिए कि अगर आप संगीतकार हैं तो मैं आपके दिमाग को गाऊं और आप ही के दिमाग को गाकर आपको रिप्रोडक्ट करके चली जाऊं, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैंने जो सोचा था वही इसने गाया। अपनी तरफ से कोई होशियारी नहीं करनी है। तो ये चीज़ मेरे गुरु मेरे पिता ने सिखाई, लेकिन ये बात कंफर्म हुई दीदी से। एक होता है कलाकार, उसका अपना ही एक पैटर्न होता है कि मुझे ऐसा ही गाना है, वो पर्टिकुलर हरकतें, पर्टिकुलर ताने, पर्टिकुलर गाने का जो स्टाइल है उसमें पैटर्नाइज नहीं होना। इंडस्ट्री ने मुझे जितना प्यार दिया है, इसको तो मैं जीते जी क्या जिंदगी में नहीं भूल सकती। तो सदा यही मेरी असली कमाई है। सपनों के गाँव में प्यार की छाँव में बिछाए रखना। आपकी इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है। हम रविंद्र जैन साहब को पहले उनका नाम लेना चाहेंगे, जिनके साथ आपने बहुत बेहतरीन नगमे दिए हैं, गाने दिए हैं। इनफैक्ट जब कोलकाता से आने के बाद उनकी यहाँ पे डेब्यू फिल्म बन गई, तो उस डेब्यू फिल्म में पहला गाना उन्होंने आपको दिया, जबकि आप पहले बहुत गाने गा चुकी थी। बावजूद उसके उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में आपको कहा आप गाएं, और चूँकि वो आपके घर पे आपके गुरु से उन्होंने सीखा है, तो वो जो कंपोज किया करते थे तभी उनकी कंपोजिशंस को आप गाया करती थी 12 साल की उम्र में, आई गेस। तो रिश्ता वहाँ से जुड़ गया था, तो इस वजह से रिश्ता आगे आगे लंबा चला आपका उनके साथ। शायद किसी ने मुझ जैसे लोगों के लिए लिखा है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हाँ, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह क्या बात है, और आप तो अनमोल है हमारी इंडस्ट्री बना के दिया। लिए। अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। बात कर रहे थे अखियों के झरोखों से कि उसके साथ कोई किस्सा अगर जुड़ा है तो आप बताना चाहेंगे? ज़रूर, उसके साथ एक किस्सा है, शायद आपको अच्छा लगे, हमारे सुनने वालों को अच्छा लगे। उसमें कुछ अलग अलग लाइनें हैं। तो उसमें एक सीन है जहाँ हीरोइन इस लाइन के साथ आखिरी सांस लेती है, मतलब उसके बाद शील्ड आई, और वो बिल्कुल स्लो मोशन में गाना है। मुझे अखियों के झरोखों का ही पार्ट था, सैड पार्ट था, तो वो उनको वैसा आ ही नहीं रहा। और राजकुमार बड़जात्या साहब 2-3 बार आए, बोले हेमा जी वो फील नहीं आ रहा, वो फील नहीं मिल रहा है। और उन्होंने मुझे समझाया कि इसके बाद हमारी हीरोइन नहीं है, इस लाइन के बाद वो उसको हक करेगी और वही वो मर जाएगी। हाँ, अब मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन आ नहीं रहा। एक के बाद एक रिटेक्स। तो कुछ देर बाद एक दादा के असिस्टेंट एक पेपर लेकर आए, उसी लाइन पर दूसरी लाइन लिखी। जो लाइनें मैं गा रही थी के बाद दूसरी लाइन लिखी उन्होंने उसी पर। बोले और माइक में कहा हेमा ये लाइनें करो, ये इसको गाओ, चलो रिहर्सल का हम टेक करते हैं। बोले नहीं दादा, पहली बार लाइन मिली है,
आप रिहर्सल कीजिए ना, इसके बाद टेक। बोले ठीक है, गाओ, इसमें वो फील चाहिए। अब वो लाइनें मैंने गाई, तो गाते 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 जो दिल जो मेरा भरना शुरू हुआ, खुद ब खुद। और मुझे रोना नहीं है, रोने को मैंने रोका हुआ है, और लाइनें पूरी करनी है। तो जैसे लाइन पूरी हुई तो मैंने अपने, जैसे कि अभी और लाल लाइट वाइट जल रही है, तो जैसे उसको पूरा किया आप फूट पड़ी। तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, हम टेक कर रहे थे। ओह, आप रिहर्सल कर रहे थे और उसको मैं final take रिहर्सल लिया। कर रही थी और वहाँ टेक हो रही थी। वाह। तो अंदर तो जाना, मैं सोफे पे बैठ गई माइक से हट के, और फिर पता नहीं मैं कितनी देर रोती रही। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं हम इस छोटे से ब्रेक के पार। आप देखते रहिए अपना चाहिए था प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। बीती यादों में आज हमें लेकर जा रही है अजीम गुलकार, अभी भी जिनकी आवाज़ बहुत ही लुभावनी है, हेमलता जी। मिलेंगे इस ब्रेक के पार। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज बीती यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं। बीती यादों में हमें लेकर जा रही हैं अजीम गुलकारा हेमलता जी। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करना। आपके पास किस्से बहुत हैं, कहानियाँ बहुत हैं, आपने लाइफ को बड़ी पॉजिटिव वे में जिया है, नेगेटिव चीज़ों को एक तरफा करते हुए। दैट इज़ द रीज़न नौजवान दिलों की धड़कन है, आपके गाने आज भी याद किए जाते हैं। चितचोर के गाने कौन भुला सकता है। जी जी। इस फिल्म के लिए आपको फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड भी मिला था। इनफैक्ट आप 5 बार नामजद हुई हैं, नॉमिनेट हुई हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए, और इसके लिए आपको अवार्ड मिला, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, चितचोर के गाने आपने तो गाए, साथ में एक और दिग्गज गुलकार का साथ था। कई फिल्मों में उन्होंने आपको साथ दिया, जो रविंद्र जैन साहब के फेवरेट गायकों में से एक थे, यशोदास जी। और आप वाहिद फर्स्ट फीमेल इंडियन फीमेल प्लेबैक सिंगर रही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं यशोदास जी के साथ। हाँ, हिंदी सॉन्ग्स के लिए तो राइट, शायद आप कह सकती हैं ऐसा। यस, हिंदी सॉन्ग। हालांकि उनकी अपनी प्रोडक्शन की एक मलयालम फिल्म में भी मैंने गाया। वाह। हाँ, तो उन्होंने खुद ही मेरे सामने खड़े रहकर सारा मलयाली जो डिक्शन है आपको सिखाया। हाँ, उन्होंने खुद, उन्होंने जिस तरह सिखाया वो एक सिंगर ही सिखा सकता है। दूसरे सिंगर हाँ, को। फिल्म का नाम था सुजाता। या और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में मलयालम सबसे ज़्यादा टफ है। तू जो मेरे मन को घर बना ले, मन लगा ले। 40 लैंग्वेजेस, भाषाओं में आपने गाने गाए हैं, वो उसमें कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आती हैं। हाँ, गाया है ना? है मैंने। हाँ, है ना। डच गाया, मज़ा आता होगा। मॉरिशियन, अफ्रीकांस, आह। जुलू, इटालियन, वो भी ओपेरा सॉन्ग। अरे वाह, क्या बात। हाँ, खूब मजा किया है आपने। मतलब सिंगिंग का हर एक पहलू, हर एक जाविया आपने अच्छे से बखूबी चखा है, हर एक जायका आपने चखा है, हम कहेंगे। क्या है शिवा, मैं आपको आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह सारी प्रकृति में संगीत है, उसी तरह हर भाषाओं का मुझे बड़ा आकर्षण रहा है। भाषाओं के लिए हमेशा कोई भी नई भाषा मुझे फैसिनेट करती है। हाँ, हम मैंने बात सब करें- अच्छे अच्छे सिंगर्स को भी ऑब्ज़र्व किया। मेरे डैडी ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा, तुम पर लता जी, जो कि वाकई बहुत ग्रेट सिंगर है, मैं खुद उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन बीइंग योर फादर एंड फादर गुरु, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप लता जी की तरफ आपका गाना जाए। आप उससे बचो, हाँ। उनके आदर्श अपनाओ, लेकिन उनकी कॉपी मत करना। क्योंकि एक जो शब्द होता है ना, जैसी, ये बहुत
आर्टिस्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। अपना मुनफरिद लता अंदाज जैसी, होना चाहिए। रफ़ी जैसा, किशोर जैसा, आशा जैसी, Yes. ये सही नहीं है। ये आपको नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। That is the reason मैंने भी अभी तक आपको नहीं कहा, ना आपको कहता है कोई, ना आज तक किसी ने इंडस्ट्री में आपको कहा है कि आपकी आवाज लता जैसी है या उनसे मेल खाती है या इनसे मेल खाती पता है। है शिवा, इसके पीछे क्या है कि मैंने कहा कि जो मेरे दिलो दिमाग, मेरी आत्मा, यहाँ तक कि मेरे खून में चली गई है, अब मैं उनसे कैसे बचूं? तो मेरे डैडी ने एक रास्ता बताया कि सबको सुनो। तो मैं चली जाती थी रिदम हाउस, जी वर्क्स, उस ज़माने में यही एक रास्ता था। और राइट थ्रू शांता आप्टे और वो लोग जो उस वक्त गाते होंगे, हमारे दादी नानियों के वक्त की सिंगर से लेके नूरजहां को मैंने बहुत सुना, सुरैया जी को बहुत सुना, गीता दत्त को बहुत सुना, और बेगम अख्तर तो खैर वो तो, और फिर उसके बाद बारबरा स्ट्राइसैंड, जूली एंड्रीज, कॉनी फ्रांसिस किस ज़माने की, देन शैली बैसी, ओलिविया न्यूटन जॉन से लेके सेलिन डियोन तक। वाह। मैडोना तो सिंगर्स के बहुत कम उसमें आते, फेरस्त में आती हाँ नहीं, हाँ उस वाले दर्जे पे। हाँ, जो सिंगिंग जिसको ऑरा बोलते था हैं, उनका। जो ऑरा। उसके बाद मैंने लुसियानो पवरोती को सुनती थी, जो ओपेरा सिंगर थे। हालांकि कॉनी और ये अपने बारबरा ये भी ओपेरा गाती हैं। तो ये लोग सब मेरी रोल मॉडल रही। इन सब को गाते 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 एक खिचड़ा हो गया। खिचड़ा हो गया। खिचड़ा नहीं, आपका एक अलग स्टाइल बन गया। और फिर 14 फोक को मैंने वहाँ की मिट्टी को छूने की कोशिश की। डैडी ने कहा कि इनको सीखो, इनको गाओ, इनके फील को गाओ। फोक का मतलब होता है प्रकृति। वहाँ कोई कला नहीं, तान नहीं, हरकत नहीं, मूर्ति, कोई शास्त्र नहीं, कुछ नहीं। वहाँ सिर्फ प्रकृति है। वो सजन्मा संगीत है। सही। वो हमारे साथ जन्मा है, हमको किसी ने सिखाया नहीं। वो हमारे खुद नेचर में अपने आप होता है कि जब वो हम दान एक से जगह कर रहे हैं और जो लेबर लग रहा है तो एक शब्द निकलता है, हाँ। वो एक एक्सप्रेशन है। ट्रू। दैट इज नॉट शास्त्र। अगर लोरी है, लोरी कहाँ से है? वो एक फील है। अचानक वो बच्चे को करिए बस माँ। तो दुनिया के कोई भी कोने में आप जाएंगे, लोरी है। कायनात के हर एक शय में छुपा है म्यूजिक। भारत तो पेड़ में बच्चा आया के गाना, सही। पैदा हुआ तो गाना, क्लासिकल 100 महीने का हुआ तो गाया, सही। तो हल्दी लगी तो गाने गाना गाने गाना गाने गाना। और हर प्रोविंस में अपनी 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 तरह का। तो वो मैं अब तक सीखती हूँ। मधुबन खुशबू देता है। कोई कहानी है इस गाने के पीछे? स्टिल पॉपुलर दीज डेज। खूबसूरत गाना जिसको बहुत सिंगर्स ने गाया। उषा दीदी ने बोला कि तुमको भी गाना है ये कंतरा। तो जैसे शब्द थे, चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे। इतना पता नहीं था कि ये गाना इतने पॉपुलर हो जाएंगे। और उषा जी का तो कमाल है। वो तो बिल्कुल जैसे, मैं तो कहूँगी कि म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, वो जादू है। जहाँ हारमोनियम पे हाथ रखा कि ट्यून बनती है ठक से। इसके पहले कि चाय आए गाना रेडी। फिर अरेंजर्स को बुला लेती हैं और बैठ जाते हैं उनको उस पे स्कोर बनाना वगैरह। आई विश हमारी इंडस्ट्री में और ज़्यादा उषा खन्ना की तरह म्यूजिक डायरेक्टर सामने आए। शी हैज़ डन वंडर्स इन इंडस्ट्री। उषा खन्ना जी ने बहुत अच्छे उम्दा गाने हमें दिए हैं। बहुत ही दिल फरेब गाने। इतनी सुलझी हुई, इतनी अच्छी, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी ब्रेव। किसी भी एक नए आवाज़ को उठा के एक थीम सॉन्ग दे देना
मैं समझती हूँ उस हिम्मत की ज़रूरत है, और वैसे ऐसे टैलेंट्स की भी ज़रूरत है, आज बहुत ज़रूरत है। जी, आपके एक और गाने की बात करें जो अभी भी यादगार तस्वीर किया जाता है, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, अगेन येसुदास जी के साथ, और इस गाने के लिए आपको फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड भी मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का। आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस गाने के लिए ये इतना पॉपुलर हो जाएगा, आपको फिल्म फेयर या कोई अवार्ड से आपको नवाजा जाएगा? खैर इस गाने के लिए तो मैंने सोचा भी नहीं था, और जब इस गाने की बारी आई थी तब तक तो मेरा नंबर भी नहीं लगा था दद्दू के यहाँ। एक गाना गाया था ले दे के उनका, फ़कीरा चल चला पिनाका में काफ़ी बजने लगा। आई डोंट नो हाउ, दादा ने सोचा चलो चिच्चोर गवा देते हैं, तो इसमें एक फीमेल का कोई था ही नहीं, उसमें एक गाना डुएट है। दिस इज अ क्लासिकल सॉन्ग, रियल क्लासिकल टाइप का था। हाँ। और राजश्री स्मॉल स्केल फिल्म बना रही थी उन दिनों, कि मल्टी स्टार कास्ट या बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स या दीदी के बजट का प्रॉब्लम भी, मतलब छोटे बजट की फिल्म में छोटा ही खर्चा, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे सब छोटे सब नए सब। मुझे समझ में आ गई आपकी बात। आपने इनडायरेक्टली ये कहा कि हम तब तक नए थे, अब लता जी से तो नहीं गवा सकते थे, बजट ज्यादा था, इसीलिए हम बड़ी सिंगर, बड़ा बजट तो बड़ी फिल्म हो जाती है ना, तो बड़ी फिल्म हो जाती है। अब चिच्चोर सब बासु चटर्जी से बड़ा वहाँ कोई नहीं था। और रवि दादा तो उनके ऑलरेडी आजमाए घर के थे, हालांकि राजश्री खुद बड़ी हैं जी, और उन्होंने जिस पर हाथ रख दिया वो बड़ा बन जाता है, सच तो ये है। और शायद उनका यही कॉन्फिडेंस ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि वो स्मॉल स्केल फिल्म भी बनाए। इस फिल्म में एक तो आधा गाना था तो जो मेरे सुर में, और एक गाना तो सिर्फ एक अंतरा था, वो भी आधा अंतरा, क्योंकि शुरू हो जाने के बाद मैं सिर्फ आलाप से आती हूँ, और वो कितना टफ हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। क्या दिक्कतें आपके सामने एज ए सिंगर, बतौर एक ग्लोकार क्या पेश आई? क्लासिकल गाना भी था और वो भी येसुदास जी के साथ गाना है, ऊपर से चैलेंज बहुत है। ठीक है, ज़रूर बताऊंगी कि उन्होंने कहा कि चलो इसको गवा देते हैं, एक तो डुएट है और एक वो और क्लासिकल टाइप है, ये ठीक गलेगी, ऐसा उनको लगा। और राजश्री तो कुछ कहते नहीं थे, भाई हमारा म्यूजिक डायरेक्टर जिसको गवाए। पहला गाना था जिद्दीप जले आना, एक तो पहुंची लेट क्योंकि बरसात, टैक्सी ने हाजी अली पे छोड़ दिया। हाँ। अब वहाँ से उतर के मेरे को तारदे फेमस लैब तक जाना है, और इतना घुटने घुटने पानी, ओ मुंबई की बारिश, और बम्बई की बारिश कहर है ये तो। और टैक्सी महाराज बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, मेरे डेल्को में पानी चला जाएगा, क्यों गरीब आदमी को पेड़ पे लात मार रहे हो। पे लात मेरे कैसा करेंगे, छोड़ दीजिए बहन जी, मेरी माँ को बहुत लगेगा, अभी रो पड़ेगा। अरे भैया ठीक है। अब वहाँ से हम लोग चले जा रहे हैं चलते, थके हारे पहुँच गए होंगे फाइनली। हाँ, तो वो भी उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि नदियाँ ऐसे बह रही थी। तारदेव से हाजी अली की तरफ जा रही, और उसमें जाकर हाजी अली तक पहुँचते पहुँचते हमारा चप्पल टूट गया। ओह गॉड। साड़ी ऊपर से और नीचे यहाँ पानी, तो आधी कीचड़ की और आधी बरसात की नहाई हुई। और अंदर गए तो एसी कहे कि मैं ही हूँ, अभी जो हिमालय में बर्फ गिर रही है ना, वो हाल लग रहा था, कुड़कुड़ा रही थी मैं बिल्कुल। आप कह नहीं सकते एसी बंद कर दो। अब सोचिए आप सिंगर है, हाँ, और ये गाना आपको गाना है, वो भी क्लासिकल और लाइव, तब पंच इन पंच आउट, ये वो सब कुछ नहीं था। स्टार्ट, टंग भी अगर गलत हो गया तो कट, फिर से गाओ, रीटेक। पहले तो आलाप आएगा, हाँ यशुदास, पंडित यशुदास जी का गाना। मैं खुद उनकी फैन नहीं हूँ, देख रही हूँ उनको, और मैं खड़ी हूँ, एक बेचारी कांपती हुई जो बहुत मरहले पार करके आई है, रुकावटों को फांद करके आई है, फांद के तैरती हुई, चप्पल टूटी हुई, चप्पल तो कहाँ बह भी गई,
नंगे पाँव। तो अब उनका आलाप, उसके बाद टंग 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 हाँ। टंग इंट्रोडक्शन आया। इसके बाद जब दीप जले आना मुखड़ा आया, फिर फर्स्ट अंतरा म्यूजिक आया, फिर फर्स्ट अंतरा गाया उन्होंने, फिर सेकंड अंतरा म्यूजिक आया, सेकंड अंतरा हो गया, फिर थर्ड अंतरा म्यूजिक आया। हाँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब नी रहेगा ये आया। Yes. फिर जब शाम सवेरे मिलते हैं तब मेरी एंट्री, वो भी ऐसा नहीं कि शुरू से आदमी बढ़ता 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 खुलता है ना। मेरी एंट्री आप बताइए, आपको ऐसा गाना पड़े तो आपका क्या होगा? I mean, हुलिया खराब हो जाएगा obviously। एकदम से परफेक्ट टेक कैसे देंगे वहाँ? अगर मैं गलती कर दूं तो जितने जो बजा रहे हैं, कम से कम अगर 150 म्यूजिशियन है तो सब मुझे यूं देखेंगे ना, कनखियों से क्यों किया, एक्सप्रेशन खराब। अभी फिर से ही बजाना पड़ेगा, यही आएगा। तो मेरे डर के मारे, भूत देख लेगा तो आदमी इतना नहीं डरेगा। उस वक्त मुझे माइक ये लग रहा था, भूत सांप डस लेगा अभी। हाँ, अभी टंग करेगा मेरे को। लेकिन हो गया एक ही टेक में। हाँ, क्या बात, कैसे हो गया वाह। पता नहीं। ऊपर That is वाले की all मेहरबानी। blessing. Yeah, you have been That's very all blessed blessing. here। तो हो गया तो, और सब बहुत खुश हुए। उसके बाद तो जो मेरे सुर में, खैर वो तो इक्वल था, वो भी हो गया। और होता होता चला गया। उसके बाद डिसाइड किया हाँ। कि अब जो गाने दादा के म्यूजिक में होंगे राजश्री के, तो उसमें हीरोइन के लिए मुझे गवाएंगे। हम मिलेंगे इस एक और छोटे से ब्रेक के पार। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है, स्वागत है। दिल ने फिर याद किया मैं बीते लम्हों में आज हमें लेकर जा रही है हेमलता जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन नगमे हमारी इंडस्ट्री को दिए हैं। आज भी इनके गाने हर दिल अजीज है। हेमलता जी, कितना मज़ा आता है आप जैसे गुलकारों के साथ बात करने में, जिनके पास बहुत किस्से हो, कहानी हो, जिन्होंने बहुत ही रुकावटों को पार करके अपनी मंजिल हासिल की हो, जिन्होंने लोगों का भरपूर प्यार प्राप्त किया हो, जीता हो, लोगों के दिल जीते हो। नदिया के पार होली का गाना हर होली पे बजता है, जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी सजन की याद सतावे, जोगी जी और भी कई सारे गाने जो उसमें सारे गाने हीरोइन के साथ। यस, इसमें थोड़ा फ्लेवर जो है वो यूपी काइंड ऑफ अ टच है इसमें। हाँ। आपको मजा आया होगा, अलग अलग फ्लेवर के गाने हैं उनको गाने में। हाँ, क्या है कि जब सिंगर को अगर पता चल जाए कि वो जिस किरदार के साथ गा रहा है वो किरदार क्या है, उसकी जो नायिका है उसका नाम था गुंजा, और जो शरारत की पुड़िया थी, मैंने कहा कि मुझे इसके लिए गाना है, ये लड़की बड़ी बदमाश है, तो अब क्या करूं। तो वो अपनी बहन की शादी में बैठी हुई, बहुत अच्छी सी बड़ी सीधी सादी लड़के गा रही है, और उसका चेहरा, उसकी आंखें बोल रही है कि वो शरारत का पुलंदा है। और मुझे गाने में ये जिस लोकेशन, जिस जगह की ये कहानी है, मुझे वहाँ की मिट्टी को छूना था। तो उसमें मेरा जो सीखा हुआ कहीं नहीं जाता, तो जो फोक, जो मैंने थोड़ी जो रिसर्च की थी, तो वो ऐसी जगहों पर काम आती है। वो गाना था, आपका ध्यान चाहूँगी उस तरफ। हाँ जरूर। तो उसमें एक सिचुएशन है, उसकी बहन की शादी हो रही है और वो बैठी हुई है अपनी सहेलियों के साथ और गा रही है। तो उसमें कुछ नहीं, मैंने खाली उस कैरेक्टर को दिमाग में लेके और वहाँ का जो लोकल डिक्शन है उसको आपने कैच छोड़ना किया है। कैच तो पता नहीं, लेकिन कोशिश की है। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, जब तक पूरे ना हो
फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, ए तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना। म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र दत्त साहब के अलावा कई और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जैसे एस डी बर्मन साहब है, लक्ष्मीकांत अल्लव साहब है, कल्याण जी आनंद जी साहब है, चित्रगुप्त साहब है, रोशन साहब है। इनफैक्ट रोशन नाइट्स जब आपने उनके साथ किया उसके बाद आपको अपना पहला फिल्मी गाना नहीं, वो रोशन नाइट से ही मुझे इस इंडस्ट्री ने सुना। तो उस पे आने से पहले बात हो रही थी उषा खन्ना जी की, हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा की वो ऐसी मंजी हुई, वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर्स में जो आती है, उनकी फेहरिस्त में आती है, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गाने दिए हैं इंडस्ट्री को, जिनमें से आप तो ऐसे नृत्य की कुछ गजलें हैं। आपने हेमलता बनकर ऐसे उस गाने को गाया कि आज भी वो यादगार तस्वीर किया जाता है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। वो सचमुच वो गीत भी मेरी ज़िंदगी में शामिल है, और कुछ मेरी अपनी पसंद के गाने उसमें वो है। तो इस गीत को गाते हुए भी मैं ना जैसे खो गई थी। हाँ। वहाँ भी सैल्यूट करना पड़ता है एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, जो उषा खन्ना जी का जो भरोसा, आप पे भरोसा जताया उन्होंने, कि उन्होंने सेट पे बुलाकर मुझे गाना दिया, जबकि इस गाने को रिहर्सल की बहुत ज़रूरत थी। ये बिना इतना रिहर्सल के जिम्मेदार गाना हुआ गाना। है। हाँ, उन्होंने कभी मुझसे रिहर्सल ही नहीं कराई, किसी भी गाने में नहीं, किसी भी। जब कमाल है यार, ये तो पहली बार मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी आपके साथ और आपकी व्यूवर्स के साथ। हाँ, मैं ये बात को शेयर करूँ। अरे मौका मिला है, हम तो सुनना चाहेंगे। नहीं शिवा, क्या हुआ, हम लोग एक पत्र लेकर, जो कि हमको आदरणीय वीडी भार्गव करके थे, बैरिस्टर थे, वो थे जबलपुर में, मेरे पिता के मित्र भी थे और सहायक मेरे बाबा के प्रोग्राम रखते रहते थे। जब उन्होंने सुना कि बम्बई जा रहे हैं, उस लड़की को आजमाना है वहाँ तकदीर, तो उन्होंने एक पत्र लिख के दिया था पीएल संतोषी जी के नाम पे, राजकुमार संतोषी के वालिद साहब, पिताजी। हाँ, उनके पिताजी। जाते ही तो हम नहीं जा पाए, ये उलझे रहे, वो नौशाद साहब से बातचीत हो गई। हाँ, 5 साल का हाँ, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का। लेकिन एक दिन बाबूजी ने कहा कि नहीं, ये लेटर पड़ी हुई है, चलते हैं, उनसे मिलेंगे ज़रूर। गए साहब, पानी में भीगे भीगे थे, बाबूजी की आंखें नहीं थी। उन्होंने जिस प्यार से हमको बुलाया, बिठाया। हाँ, गाना किसी का गाया नहीं था तब तक, क्योंकि हम एग्रीमेंट में बंद थे। नौशाद साहब के साथ जो 5 साल का एग्रीमेंट था, आप जी, उनके अलावा किसी के साथ नहीं गाएंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे एक्चुअली एज ए सिंगर, उसके बाद आपको लॉन्च करेंगे। जी हाँ। लेकिन फासला कर बड़ा लंबा था, इस बीच बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल रहे थे, आप ऑलरेडी सब इतने क्या बड़े, करूं मैं, यू वर टू स्मॉल टू से देम नो। या यू आर वेरी यंग। मैं तो खैर फैसले करने, इवन माई पेरेंट्स, उनको लगता था कि इनको हम लोग कैसे मना कर सकते हैं। तो रोशन साहब, सी रामचंद्र, आर.डी. बर्मन, एज सलील चौधरी, बार बार मना करना भी अच्छा तो नहीं बोले था। नहीं सर, वो बेचारे, और वो लोग भी इतने ग्रेट थे कि उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि ये बच्चे अभी एग्रीमेंट में हैं, लेकिन हम सिर्फ आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो चोरी छुपे, इतना ज़रूर हमने गुनाह किया कि चोरी छुपे उनको एक गाना सुना देती थी। इसको गलत तो नहीं कह सकते, कि आवाज़ सुन ले, तो वो नहीं कर सकते आप किसी को, ट्रू। वे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ सुनना है तो चलो श्री रामचंद्र साहब के, भाई चलो वहाँ उनके बंगले पे रख लेते हैं। तो वहाँ चले गए, गाना गाया, और रोशन साहब ने सुना, श्री रामचंद्र ने सुना, एक दूसरे को देखा, तो कहा है बात है, तो हौसला अफजाई होता रहा। लेकिन अब गाएं तो कैसे? तो जब ये बात हुई तो
संतोषी साहब ने हमें घर पे बुलाया? घर पे बुलाया नहीं, हम खुद ही गए ओके, चलिए। और परिचय दिया कि मेरा नाम सो एंड सो है और ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है और ये पत्र है मुझे भार्गव साहब ने दिया है और आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने पढ़ा, कहा पंडित जी मेरी फिल्म के लॉन्च होने में अभी थोड़ा वक्त है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम साथ नहीं दे रहा है, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स। ऐसे बस इतने का टाइम साथ नहीं दे रहा है। बड़ा अम्बली, जब कितनी बड़ी हस्ती, खुद बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी उन्होंने। अरे बरसात की रात और क्या। तो कहा कि मैं आपको एक जगह भेजता हूँ, आप उनको गाना सुना दीजिए, इस बच्चे के लिए काफ़ी है। कितने साल की तब आप? 13 साल की। ओह यार। उन्होंने कहा इनसे आप इस पते पे चले जाइए, और उन्होंने फ़ोन किया कि एक लड़की है ऐसा ऐसा और आप इसको सुनिए, मुझे लगता है कि ये आएगी। गए तो अपने म्यूज़िक रूम में बैठी थी हारमोनियम लेकर, शायद अकेले ही कुछ कंपोज कर रही थी, कोई नहीं था म्यूज़िक रूम। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए। वो कुछ कंपोज कर रही थी तो मुझे कहा ये लाइन गाओ, तो वो लाइन मैंने गा दी। 1 मिनट देखती रही, फिर कहा ऐसा कीजिए पंडित जी, आप कल 9 साढ़े 9 बजे तारदेव फेमस लैब आ जाइए, बोले रिकॉर्डिंग है, आपकी बेटी को ये गाना गाना है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको हेमलता जी के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अच्छा संगीत सुनने के शौकीन हो जाइए, आदी हो जाइए, क्योंकि मौसीकी संगीत, अच्छी मौसीकी, अच्छा संगीत हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। वेल इसी बात के साथ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज। खुदा हाफिज़ एंड बाय फॉर नाउ। एक नई मुलाकात लेकर हाजिर हो जाएंगे। दिल ने फिर याद किया।